आज हम लोगों का टॉपिक है लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, स्पेसिफिक हीट और डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी के लिए हमको पहले एक टर्म समझनी है, व्हाट इज मीन बाय डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होती है? डिग्री ऑफ फ्रीडम को हम लोग दो टर्म्स में समझ सकते हैं। पहली टर्म, एक मॉलिक्यूल जितनी तरह के मोशन कर सकता है उतनी तरह की उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कहलाती है। मोशन कितनी तरह के हो सकते हैं? तो अभी तक आप लोगों ने बहुत तरह के मोशन पढ़े हैं, जैसे ट्रांसलेशनल मोशन, a body whose center of mass is moving in a straight line। ये कौन सा मोशन हुआ? ट्रांसलेशनल। रोटेशनल मोशन, a body which is making a the particles are making a circle, या the center of mass of the system is making or moving in a circle। तो वो कैसा मोशन है? सर्कुलर मोशन। तीसरा, अभी अभी आपने पढ़ा ऑसिलेटरी मोशन, उसमें एक बॉडी मीन पोजीशन के टू एंड फ्रो वाइब्रेट करती है। हर मोशन में कुछ ना कुछ एनर्जी लगती है। ओके, उस पर फिर आते हैं। पहले ये है कि कोई भी मॉलिक्यूल जब बनता है, जैसे H2O, H2O में कितने पार्टिकल होंगे? तो आंसर है 2 हाइड्रोजन के और 1 ऑक्सीजन का, 3 पार्टिकल होते। O2 2 पार्टिकल होते। नियॉन 1 पार्टिकल होगा, आर्गन 1 पार्टिकल होगा। इस तरह से गैसेस में मोनोएटॉमिक, डायएटॉमिक और ट्राइएटॉमिक तीनों तरह की गैसेस हो सकती हैं और ज्यादा एटम्स भी हो सकते हैं। ओके, ये जो गैसेस होती हैं ये जब मूव करती हैं तो इनमें बहुत तरह के मोशन हो सकते हैं। जैसे एक गैस डायएटॉमिक हमने लिया, O2 का मॉलिक्यूल, O2 के मॉलिक्यूल में एक ऑक्सीजन का एटम, एक ऑक्सीजन का एटम, और ये दोनों आपस में ऐसे जुड़े हुए। अब ये मूव कर सकता है एक स्ट्रेट लाइन में, इस तरह से ये एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर सकता है। ये वाला पार्टिकल किस तरफ मूव कर सकता है? तो आंसर है ये पार्टिकल x डायरेक्शन में मूव कर सकता है, y में मूव कर सकता है, z में मूव कर सकता है। तीनों डायरेक्शन में ये मूव कर सकता है। तो इसके पास 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है। क्यों? x में भी चाहे तो जा सकता है, y में भी चाहे तो जा सकता है और z में भी जा सकता है। तो इसके पास कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम है? 3। ये एक दूसरा पार्टिकल है, ये पार्टिकल भी मूव कर सकता है। देखिए, इस पार्टिकल को हमने यहां पकड़ कर रखा और इसको बोला कि y डायरेक्शन में मूव करो, तो ये ऐसा मूव कर सकता है, ऊपर चला जाएगा या नीचे चला जाएगा, ऐसे y डायरेक्शन में मूव करने की फ्रीडम है। इसी तरह से इसको z डायरेक्शन में मूव करने की फ्रीडम है, यहां से ऐसा ऊपर जाएगा, अंदर चला जाएगा, तो ये z में भी मूव कर सकता है। तो इसके पास y डायरेक्शन में मूव करने की फ्रीडम है, z डायरेक्शन में मूव करने की फ्रीडम है, पर क्या इसके पास x डायरेक्शन में मूव करने की फ्रीडम है? तो आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन के 2 एटम के बीच में जो डिस्टेंस होता है, दैट डिस्टेंस इज फिक्स्ड बाय नेचर। इसका कुछ नियम है और वो एक सिस्टम फिक्स होता है। अगर ये यहाँ खड़ा है तो ये अपना x कोऑर्डिनेट चेंज नहीं कर सकता, ये इसके साथ इसकी बाइंडिंग है। तो इसके पास कितनी फ्रीडम हो गई? 2, और इसके पास 3, टोटल। तो एक O2 मॉलिक्यूल के पास टोटल 5 तरह की फ्रीडम होती है। ये फ्रीडम है डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो ये मॉलिक्यूल 5 तरह से मोशन कर सकता है। कैसे 5 तरह से मोशन कर सकता है? 5 टाइम। किस तरह से मोशन कर सकता है? ये पूरा मॉलिक्यूल x डायरेक्शन में मूव कर सकता है, करेक्ट, y में मूव कर सकता है, z में मूव कर सकता है। 3 तरह के मोशन। और जरा सोच के बताइए,
तो आंसर है कि ये ऐसे में ऐसा है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, ये ऐसा घूमा गोल, कौन सा मोशन है? रोटेशनल मोशन। तो ये रोटेशनल मोशन ऐसा कर सकता है। कितने मोशन हो गए? 4। ये जो उसने रोटेशनल मोशन किया इस एक्सिस पे किया, उसके बाद ये वाली एक्सिस, ये z एक्सिस थी और ये x एक्सिस है। x एक्सिस पर ये ऐसा भी मूव कर सकता है। कितने हो गए? 5। ये 5 तरह के मोशन है। छठवां मोशन क्या y एक्सिस पर रोटेशनल मोशन कर सकता है? आंसर इज नो। ये और ये पार्टिकल किस एक्सिस पर हैं? y पे। अगर हम यहां पर ऐसे y एक्सिस बनाएंगे और इसको बोलेंगे इसके चारों तरफ घूमो, तो ये नहीं घूम पाएंगे। इस बात को थोड़ा बारीकी से सोचिए, फिर से मैं बताता हूं। अगर हमने कहा x एक्सिस के चारों तरफ इसे घूमना है, then it will be able to rotate. फिर से देखिए, ये कौन सी एक्सिस है? y। ओके, ये y एक्सिस के चारों तरफ घूम सकता है इस तरह से। ये कौन सी एक्सिस है? z। ये ऐसे घूम सकता है। ये कौन सी एक्सिस है? x। क्या इसके चारों तरफ ये घूम सकता है? ऐसे नहीं घूम सकता। ये या तो ऐसे घूम सकता है या इस एक्सिस पर ऐसे घूम सकता है। लेकिन चूंकि इसकी लेंथ ही ऐसी है, इसलिए अगर ये ऐसे घूमेगा तो हमको कोई डिफरेंस नहीं दिखाई देगा। इट इज नॉट ए मोशन। तो रोटेशनल मोशन कितनी तरह के हो गए? 2, अबाउट y एक्सिस एंड अबाउट z एक्सिस। तो ये O2 पार्टिकल, O2 मॉलिक्यूल कितनी तरह के रोटेशनल मोशन कर सकता है? 2। और कितनी तरह के लीनियर मोशन, ट्रांसलेशनल मोशन कर सकता है? 3। पूरा का पूरा सिस्टम x में जा सकता है, पूरा y में जा सकता है, पूरा z में जा सकता है। तो कितनी तरह के मोशन कर सकता है? 3 + 2 5। सर जो पहला पार्टिकल है उसमें 3 मोशन हो रहे हैं, तो हम उसमें दूसरे पार्टिकल को ओके, इसको समझने के ये 2 अलग अलग तरीके हैं। जैसे यदि मैं आपसे कहता हूं कि ये 2 पार्टिकल सिस्टम है और ये 5 तरह की डिग्री ऑफ फ्रीडम रखता है, 5 टाइप्स की, तो पहले तरीके से मैंने इसको कैसे समझाया कि एक के पास कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम है? 3। दूसरे के पास डिग्री ऑफ फ्रीडम इससे 1 कम। क्यों? क्योंकि इसको इसके साथ ये एक रिलेशन मेंटेन करना पड़ता है। इस रिलेशन के मेंटेन करते हुए ये फ्रीडम नहीं ले सकती। समझ में आया? जैसे हमको फ्रीडम है सब तरफ जाने की, लेकिन एक रेस्ट्रिक्शन है कि हमको शाम को 8 बजे घर आ जाना चाहिए। सो दैट इज ए रेस्ट्रिक्शन। जितनी तरह की फ्रीडम हो उसमें वो एक फ्रीडम कम हो जाएगी। एक दूसरा आदमी है, बड़ी उम्र का है, इंडिपेंडेंट रहता है, उसके पास वो वाली फ्रीडम भी है, लेकिन हमारे पास वो फ्रीडम नहीं है, बिकॉज वी आर रेस्ट्रिक्टेड बाय वन इंडिपेंडेंट रिलेशन। उस रिलेशन के, फैमिली रिलेशन के कारण हमको वापस आना पड़ता है। इस तरह से ये वाला ऑक्सीजन अकेला होता तो x, y, z किसी भी तरफ चला जाता, पर ये इसके साथ बाउंड है, तो बाउंड के कारण इसको एक इंडिपेंडेंट रिलेशन इसके साथ मेंटेन करना पड़ता है, इसलिए इसकी एक फ्रीडम कट जाती है। अच्छा, अब देखिए, हमने लिया O3, ओजोन। ओजोन के मॉलिक्यूल में 3 या CO2, CO2। O के पास कितनी फ्रीडम है? 1 से शुरू करते हैं, कितनी होगी इसके पास? 3। इस O के पास भी होनी कितनी चाहिए? 3। लेकिन इसको क्या रिलेशन मेंटेन करना है? C से एक पर्टिकुलर डिस्टेंस इसको मेंटेन करना है, इसलिए इसके पास कितनी होंगी? 2। लेकिन वो वाले ऑक्सीजन को भी तो उसके साथ प्रेजेंस मेंटेन करना होगा ना। इसके साथ
तो ठीक है, आप एक पेरेंट मान लो कोई भी, जिसके साथ बाकी लोग डिस्टेंस मेंटेन करेंगे, तो जिसको पेरेंट मानेंगे उसको आप कितनी फ्रीडम देंगे? 3, बाकी उसके साथ चिपके रहेंगे। ठीक है, तो कोई भी एक को जिससे स्टार्ट करेंगे उसको 3 और फिर उसके बाद वाले को उससे 1 कम। तो ये इसको कितनी हो गई इसकी? 2। और इसी तरह से इसको भी कितनी मेंटेन करनी है? 2। एक्स एक्सिस पर इसके डिस्टेंसेस फिक्स है, मूव नहीं कर सकता। किधर मूव कर सकता है? वाई पे और जेड। 2 फ्रीडम इसको, 2 इसको, 3 इसको। तो CO2 के पास टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो गई? 7। ये टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, इस तरह से डिग्री ऑफ फ्रीडम हम लोग अलग अलग कैलकुलेट कर सकते हैं। डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए हम लोगों को डिफाइन कैसे करना है? अगर एग्जाम में आता है व्हाट इज मीन्ड बाय डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए 2 चीजें मैं बताना चाहूंगा, दोनों मैं आपको नोट करा देता हूं। पहले हमको ये लिखना है कि डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होती है, दूसरा डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे कैलकुलेट की जाती है, इसका मीनिंग क्या होता है। फिर से देखिए, अगर हमारे पास एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है और मैं आपको उसका एड्रेस देना चाहता हूं, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का, तो मुझे कितनी चीजों को, कितनी क्वांटिटीज को स्पेसिफाई करना पड़ेगा? मुझे स्पेसिफाई ये करना पड़ेगा कि जहां आप खड़े हैं उस ओरिजिन से x डिस्टेंस पर जाइए 3, y डिस्टेंस पर जाइए 2, z पर जाइए 4। कितनी चीजें स्पेसिफाई की? 3। वहां पर ऑक्सीजन मिलेगा आपको। फिर मैं ये बोलूंगा कि वो जो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल आपको मिलेगा, वो मॉलिक्यूल इस कंडीशन पर खड़ा है। देखिए, ये वाली वो कोऑर्डिनेट आ गया वहां का, पर ऑक्सीजन ऐसा भी खड़ा रह सकता है, ऐसा भी खड़ा हो सकता है, ऐसा भी खड़ा हो सकता है। तो मुझे ये भी स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि वो इतना एंगल बनाकर खड़ा है, तब आपको समझ में आएगा। तो कितनी चीजें स्पेसिफाई की? 4। फिर मैं आपको ये बताऊंगा कि वो खड़ा है कि घूम रहा है। घूम रहा है तो क्लॉकवाइज घूम रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। कितनी चीजें स्पेसिफाई की? 5। तो मैं जब 5 स्पेसिफिकेशन दूंगा तब आपको एग्जैक्टली पता लगेगा कि उसकी स्पेस में क्या पोजीशन है और क्या उसका ओरिएंटेशन। ठीक है, तो ये ओरिएंटेशन के लिए मुझे कितनी स्पेसिफिकेशन देनी पड़ी? 5। जैसे अगर मैं आपसे कहूंगा कि यहां से एक एरोप्लेन 60 किलोमीटर दूर है, तो आप पूछेंगे 60 किलोमीटर इधर 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 किधर है? तो मुझे बताना पड़ेगा x, y, z, ऐसे 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 तीनों कोऑर्डिनेट बताऊंगा तो वो डिस्टेंस 60 किलोमीटर पता लग जाएगा। फिर मुझे आपको ये बताना है कि उस एरोप्लेन का मुंह किस तरफ है, नॉर्थ की तरफ है, साउथ की तरफ है, ईस्ट है कि वेस्ट है, ये बताना होगा। और एक चीज मुझे और बतानी पड़ेगी, खड़ा है कि रोटेट कर रहा है। रोटेट कर रहा है तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। तो कितनी इंफॉर्मेशन देनी पड़ी? 5। इस तरह से 2 एटम वाले जितने मॉलिक्यूल होते हैं उसकी ये 5 इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है। और ये पांचों कैसे डिसाइड हुई? क्योंकि इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है? 5। ओके, तो किसी भी ऑब्जेक्ट का स्पेसिफिकेशन, लोकेशन का स्पेसिफिकेशन जब हम देते हैं तो जितनी क्वांटिटीज कम से कम मेंशन करनी पड़ती हैं वो उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम है। ये दूसरी डेफिनेशन। पहली डेफिनेशन क्या थी? एक बॉडी जितने तरह के मोशन कर सकती है वो उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम। दूसरी क्या है? स्पेसिफाई करने के लिए हमको जितने स्पेसिफिकेशंस देने पड़ते हैं वो उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम। एक्स बताना है, उसका वाई बताना है, उसका जेड बताना है, उसका ओरिएंटेशन बताना है, उसके बीच का डिस्टेंस बताना है। ऐसा करके हमको 5 बताने पड़ेंगे तो हम बता पाएंगे। अगर 3 मॉलिक्यूल हैं CO2 तो हमको ये भी बताना पड़ेगा ऐसा घूम रहा है कि ऐसा घूम रहा है। उसमें हम ये देखेंगे कि हमको 3 स्पेसिफिकेशन और देने पड़ते, तब जाके हमारी वो पोजीशन क्लियर होती है। तो किसी भी बॉडी की एग्जैक्ट पोजीशन बताने के लिए
हमको स्पेसिफिकेशन में कितनी क्वांटिटी डालनी है? आंसर है जितनी उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती है? तो हमारे पास एक बड़ा सिंपल फॉर्मूला है उसको निकालने का। वो फॉर्मूला आपने अभी तक देखा होगा। हम क्या करते हैं, हर एक के पास इंडिपेंडेंट डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती है? 3। तो जितने मॉलिक्यूल हैं उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो। लेकिन फिर क्या हो रहा है, ये इंडिपेंडेंट रिलेशन बीच में आ गया। तो जितने मॉलिक्यूल्स हैं, अगर n एटम्स हैं तो n को 3 से मल्टीप्लाई कर दो। ये क्या आ गई इसकी टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम। इसमें माइनस कर दो जो उसके इंडिपेंडेंट रिलेशंस हैं। ये तो ये क्या बन गई? डिग्री ऑफ फ्रीडम। ये फॉर्मूला बना डिग्री ऑफ फ्रीडम। ओके, तो शुरू से नोट करते हैं। पहले लिखिए डिग्री ऑफ फ्रीडम। सर यहाँ पे आर क्या है? रिलेशंस। तो जैसे इसमें 2 जुड़े हैं। हाँ, तो 2 रिलेशन, तो -2 हो जाएगा। तो 3 3 जा 9, 9 - 2। ओके, डिग्री ऑफ फ्रीडम इज डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ ए मॉलिक्यूल। Degree of freedom of a gas molecule is the number of motions it can perform, the number of motions it can perform independently. The number of motions it can perform independently. Next para, yeah, number 2. Degree of freedom is the coordinates, the number of coordinates required, to give specifications and location, of a molecule, so that its position and orientation is clearly specified. Third, the degree of freedom is calculated. The degree of freedom of a molecule is calculated by the formula degree of freedom is equal to 3n minus r. 3n minus r, where n is number of atoms in that molecule, and r is independent relations to be maintained in that molecule. ओके, देख लिया। अब इसके नीचे फॉर मोनो एटॉमिक गैसेस, अब हम डिग्री ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट कर रहे हैं। नंबर 1, फॉर मोनो एटॉमिक गैसेस n is equal to 1. n is what? Number of atom in one molecule.
तो मोनो एटॉमिक गैसेस में n की वैल्यू कितनी होगी? 1। मोनो एटॉमिक, अच्छा, n की वैल्यू n। इंडिपेंडेंट रिलेशंस ये कितने होंगे? तो आंसर है ये किसी दूसरे के साथ कोई बॉन्डिंग नहीं करती है, इसीलिए इसका रिलेशन नहीं होता है। ओके, अब बताइए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हुई? फ्रीडम को FR लिख लीजिए, डिग्री ऑफ फ्रीडम 3। ठीक, उसके बाद डाई एटॉमिक गैसेस, डाई एटॉमिक में n की वैल्यू कितनी लेंगे? 2। रिलेशनशिप्स कितनी होती हैं? 1। ओके, डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 into 3 minus 1 is equal to 5। ये डिग्री ऑफ फ्रीडम। थर्ड लिखिए, ट्राई एटॉमिक। ट्राई एटॉमिक में हम दो तरह से लिखेंगे, वन इज लीनियर रिलेशन, वन इज नॉन लीनियर। ट्राई एटॉमिक लीनियर, लीनियर CO2। ये इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, इन वन लाइन CO2। ओके, इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 multiplied by number of atoms 3 minus independent relations कितने हैं? 2, so minus 2। ओके, नॉन लीनियर, नॉन लीनियर का एग्जांपल बताइए। एग्जांपल मॉलिक्यूल का NH3 is 4। वेरी गुड, साइक्लोप्रोपेन कितने आइटम? कौन कौन से? 6 बना रहे हो H2O, H2O जिसमें दो H के बीच का डिस्टेंस, ऑक्सीजन से हाइड्रोजन डिस्टेंस, ऑक्सीजन से हाइड्रोजन डिस्टेंस। इट इज नॉट इन वन स्ट्रेट लाइन, सो दिस इज ए नॉन लीनियर रिलेशन। इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 into 3 माइनस, ये कितने रिलेशंस हैं? 3 डिस्टेंसेस दे हैव टू मेंटेन, सो दिस इज -3 is equal to 6। इस तरह से आप डिग्री ऑफ फ्रीडम अलग अलग गैसेस की निकाल सकते हैं। मोस्टली हमको डायटोमिक की जरूरत पड़ती है बिकॉज आवर एटमॉस्फेयर इज फुल ऑफ डायटोमिक गैसेस। कभी कभार ट्राइएटॉमिक की भी जरूरत पड़ सकती है। दैट्स ऑल। ओके, तो ये है मोनोएटॉमिक, डायटोमिक, ट्राइएटॉमिक गैसेस और उनकी डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम आप समझ गए। डिग्री ऑफ फ्रीडम किससे रिलेटेड है? तो आंसर है डिग्री ऑफ फ्रीडम उसके मूवमेंट से रिलेटेड है, उसके मोशन से रिलेटेड है। अब अगली बात समझिए, गैस के कुछ मॉलिक्यूल्स हैं जो एक कंटेनर में हैं, तो वो कौन से मोशन कर रहे होंगे? ट्रांसलेशनल, ऑसिलेटरी, रोटेटरी, किस तरह के मोशन कर रहे होंगे? तो आंसर है हमको नहीं पता, इसलिए हमने क्या मान लिया? यस, ठीक है। आपका आंसर क्या है? ऑल। तो हम क्या मान लेते हैं कि वो सब तरह के मोशन कर रहे होंगे। ठीक है, सब तरह के मोशन कर रहे होंगे। अब हमको ये पता है जब एक ऑब्जेक्ट लीनियर मोशन करता है तो उसको एनर्जी चाहिए, हाफ mv²। ठीक है, जब एक ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन करता है तो उसको एनर्जी चाहिए, हाफ I⍵²। इसी तरह से जब एक ऑब्जेक्ट ऑसिलेटरी मोशन करता है तो भी उसको एनर्जी चाहिए, हाफ m⍵²। तो इस तरह से हर तरह के मोशन के लिए उसको एनर्जी चाहिए। एक बात, अब इसके बारे में एक बड़ा फेमस लॉ बना है, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी।
लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि हमने किसी गैस को, उसके मॉलिक्यूल्स को एनर्जी दी 100 जूल। ये 100 जूल एनर्जी को लेकर क्या करता है? काइनेटिक थ्योरी क्या कहती है कि वो लेके क्या करेगा? अपनी वेलोसिटी को बढ़ाएगा। क्यों? क्योंकि उसका प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, हर चीज किसके कारण है? मोशन के कारण है, उसकी वेलोसिटी के कारण है। तो हम जो एनर्जी देते हैं उससे वो गैस क्या करती है? अपनी वेलोसिटी को बढ़ाएगी। अगर वो वेलोसिटी को बढ़ाएगी तो अपनी एनर्जी को उसमें बढ़ाएगी। और एनर्जी का वेलोसिटी से रिलेशन हमको मालूम है, पर हमको 3 रिलेशन मालूम है, लीनियर का भी, ट्रांसलेशनल का भी और रोटेशनल का भी। तो अगर हम उसको एनर्जी देते हैं और ये डायटोमिक गैस है तो उसकी कौन सी स्पीड बढ़ेगी? ट्रांसलेशनल स्पीड बढ़ेगी, ऑसिलेटरी स्पीड बढ़ेगी या रोटेशनल बढ़ेगी? फिर से वही बात है, हमको नहीं मालूम, तो हम क्या सोच लेते हैं? सब बढ़ेंगी। ओके, तो हम क्या करते हैं? एक नेचुरल जस्टिस पे जाते हैं कि भाई हमारे भगवान बहुत न्यायप्रिय है, हमारा नेचर बहुत न्यायप्रिय है। अगर 100 जूल एनर्जी मिलेगी और वो 5 तरह के मोशन कर रहा है, डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है? 5, डिग्री ऑफ फ्रीडम 6, डिग्री ऑफ फ्रीडम 7। तो जितनी एनर्जी हम उसको देते हैं वो उसके बराबर हिस्से करता है और हर डिग्री पे एक एक हिस्सा ले लेता है। जैसे हमने उसको 100 जूल दिया और वो गैस है डायटोमिक। डायटोमिक इतनी तरह के मोशन कर रही है 5। हर मोशन में वो अपनी एनर्जी को बढ़ा लेगी। कितना कितना? इक्वल। अगर हमने 100 दिया तो हर एक को कितना बढ़ाएगी? 20 20 20। एक्स की तरफ मोशन में 20 जूल, वाई 20 जूल, जेड 20 जूल, रोटेशन 20 जूल। तो ठीक है, इस तरह से उसके जो भी 5 मोशन होते हैं वो पांचों मोशन में अपनी एनर्जी को 20 जूल इंक्रीज कर लेगी। किसी में वेलोसिटी कम बढ़ेगी, किसी में ज्यादा बढ़ेगी, वो जानेगी। ठीक है, लेकिन वो बराबर हिस्सा करके हर एक के पार्टीशन करेगी और वो पार्टीशन कैसे रहेंगे? इक्वल। दिस इज इक्विपार्टीशन लॉ। किसी गैस को हम जितनी एनर्जी देते हैं वो उसके इक्वल पार्ट कर लेती है। और किसके अनुसार इक्वल पार्ट करती है? कि उसके पास कितनी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है, यानी कितनी तरह के मोशन है। काइनेटिक थ्योरी है, मोशन में ही उसकी एनर्जी है। तो एक तरह के मोशन को कम एनर्जी दे, एक तरह के ज्यादा को दे, उसका कोई रीजन हमको समझ में नहीं आता। इसीलिए हम क्या रूल मान लेते हैं कि वो क्या करती है? सबको बराबर एनर्जी देती है। दिस इज लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। नोट कर लीजिए। एनी गेन बाय गैस, एनी gain of energy, any gain of energy by a gas is equally distributed in all its degrees of freedom, in all its degrees of freedom। इक्वल शब्द लिख लिया पहले? Yes, sir. Okay. In all its degree of freedom, full stop। same is the rule when it lose energy, same is the rule when it's lose energy। ओके, ये क्या, कौन सा लॉ हो गया? लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। नेक्स्ट लिखिए, एनर्जी पर डिग्री ऑफ फ्रीडम। एनर्जी पर डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये एनर्जी होती कितनी है? इसको कैलकुलेट करते हैं। ओके,
एनर्जी की कैलकुलेशन हम लोगों ने की है काइनेटिक थ्योरी में, जब हमने एनर्जी की कैलकुलेशन की थी और आपने निकाली थी हाउ मच इज द एनर्जी इन वन मॉलिक्यूल. यस, यू हैव डन इट. एनर्जी इन वन मॉलिक्यूल, एनर्जी इन वन मॉलिक्यूल ऑफ वन एटम. हमने ये मॉलिक्यूल कैसा लिया था? सबसे सिंपल स्ट्रक्चर. सबसे सिंपल स्ट्रक्चर में एक मॉलिक्यूल में कितने एटम होंगे? 1 एटम. उसको लेके हमने n एटम लिए और एक का मास m लिया, सारी कैलकुलेशन की थी. उस समय हमको एनर्जी इन वन मॉलिक्यूल कितनी मिली थी? लास्ट कैलकुलेशन कितना आया था? 3/2 kT. व्हाट इज k? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट. इसका डिटेल बताइए. R/n. ओके, दैट इज R/n. 3/2 kT. अब ये बताइए थोड़ा ऊपर, वन मॉलिक्यूल ऑफ वन एटम, इसके पास कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी? अभी अभी आपने लिखा डिग्री ऑफ फ्रीडम्स कितनी होती हैं? 3. It has 3 degrees of freedom. Therefore, energy per degree of freedom, 8 डिग्री ऑफ फ्रीडम में कितनी एनर्जी हुई? पर डिग्री ऑफ फ्रीडम, इसको 3 से डिवाइड करिए, half kT. So एनर्जी पर डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हुई? हाफ kT. ठीक है, इसको नोट कर लीजिए और याद कर लीजिए. एक मॉलिक्यूल के पास कितनी एनर्जी होती है? तो आंसर है एक मॉलिक्यूल के पास हाफ kT एनर्जी नहीं होती है, हाफ kT पर डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है. ये डिपेंड करता है कि उसके पास कितने डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हैं. और अब आप मुझे बता सकते हैं CO2 के एक मॉलिक्यूल के पास कितनी एनर्जी होगी? हाफ kT मल्टीप्लाइड बाय CO2 7. half multiplied by 7, that is 7/2 kT. What is T? Temperature. K is a constant, Boltzmann constant, and T is temperature. That means the energy of a gas molecule depends upon temperature, right? तो अब एनर्जी ऑफ ए मॉलिक्यूल किन दो चीजों पर डिपेंड की? एक उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है और दूसरा उसका टेम्परेचर कितना. इसके अनुसार उसके मॉलिक्यूल्स के पास एनर्जी होगी. इज दिस क्लियर? तो नोट करिए. देयरफॉर इन डायटोमिक गैसेस द डिग्री ऑफ फ्रीडम इज 5. Therefore, energy per molecule is 5/2 kT. 5/2 kT. Clear? Okay. तो ये हुआ एनर्जी ऑफ वन मॉलिक्यूल. याद रहेगा? अच्छा, अगर एनर्जी 1 मोल की लेनी है, 1 मोल, तो 1 मोल के नंबर कितने हो जाएंगे? 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल होते हैं? N. ओके, तो मोनो एटॉमिक गैस 1 मोल एनर्जी बताइए. N/2 यस. नो. एक मॉलिक्यूल के पास, हाँ जी, तो अगर हम 1 मॉलिक्यूल, इधर ध्यान दीजिए,
1 मोल का निकालना चाहेंगे तो 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं? n। जब हम n से मल्टीप्लाई करेंगे तो k की वैल्यू क्या रखेंगे? r/n, n कैंसिल हो जाएगा तो ये कितनी आ जाएगी? 3/2 RT। ये बताइए 3/2 RT, फिर से सुनिए, 3/2 RT किसकी एनर्जी है? 1 मोल गैस। कौन सी? मोनोएटॉमिक, डायटॉमिक, ट्राइएटॉमिक? मोनोएटॉमिक, क्योंकि हमने यहां पर क्या लिया है? 3 किससे के लिए है? मोनोएटॉमिक के। फिर से ऑक्सीजन के 1 मोल की एनर्जी बताइए। वेरी गुड, 5/2 RT। जब हम 1 मोल बोलेंगे तो आप एनर्जी में R लगा दोगे, और जब 1 मॉलिक्यूल बोलेंगे तो K लगा दोगे। समझ में आया? बाकी 5 आएगा या 3 आएगा, 6 आएगा या 7 आएगा, ये किस पर डिपेंड करता है? उसके एटॉमिसिटी पे डिपेंड करता है कि मोनोएटॉमिक है, डायटॉमिक है या ट्राइएटॉमिक। ये बात समझ में आ गई? अब एक छोटी सी चीज और, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन स्पेसिफिक हीट एंड R? इसको देखिए, रिलेशन बिटवीन, whenever we give heat to a gas, what happens to its temperature? The temperature rises. What is the relation between heat energy given and the temperature rise? Answer is, let's keep the volume constant. Then our relation is Q is equal to ms T. ये होता है रिलेशन। What is this? Heat energy given. Okay, इसको यहां पर ले आइए, dQ/dt, हीट एनर्जी पर यूनिट टेम्परेचर, ये किसके बराबर होती है? m into s. What is m? Mass of the gas. Let mass be 1 mole. अगर मास 1 मोल है तो S क्या हो जाएगा? What is this? मोलर स्पेसिफिक हीट। अगर गैस 1 मोल हम लेते हैं तो उसकी स्पेसिफिक हीट को क्या नाम देते हैं? मोलर स्पेसिफिक हीट, दैट इज CV। सो dQ/dt, इसकी वैल्यू कितनी हो गई? 1 into CV, और ये dt तो इधर आ गया। तो dQ/dt, Q is what? Heat energy given. And when there is a constant volume, no work is done. Then what is our relation? No work is done. तो thermodynamic relation क्या है? Yes, dQ is equal to du plus 0. Why 0? Because volume is not changing. So dQ is equal to du. ये जो dQ is equal to du है, ये यहां रख दीजिए। Therefore, इक्वेशन 1 क्या बन जाएगा? du/dt is equal to CV. तो रेट ऑफ चेंज ऑफ हीट क्या होता है? CV होता है। इतना बड़ा मैथमेटिक्स अगर आपको नहीं समझना है तो देखिए, Q किसके बराबर होता है? MST। M को कर दीजिए 1, टेम्परेचर राइज को कर दीजिए 1, तो Q किसके बराबर हो गया? CV। 1 मोल कर दिया। सो हीट टेकन फॉर 1 डिग्री राइज फॉर 1 मोल गैस इज द CV। यही तो उसकी डेफिनेशन है। उसको मैथमेटिकली हम इस तरह से लिख सकते हैं कि du/dt रेट ऑफ चेंज ऑफ हीट पर डिग्री इज CV। लेकिन यहां आ जाइए, काइनेटिक थ्योरी से हमने अभी तक प्रूव क्या किया है? बाय काइनेटिक थ्योरी। बाय काइनेटिक थ्योरी एनर्जी ऑफ n मॉलिक्यूल्स। n मॉलिक्यूल्स मतलब कितना हो जाएगा? n molecules means 1 mole. N is what? Avogadro's number. Okay. 1 mole monoatomic gas, उसमें एनर्जी कितनी होती है?
n मॉलिक्यूल्स में 3/2 kT से किसको मल्टीप्लाई करना, n को मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 3/2 RT. दिस इज वैल्यू ऑफ du. इस T को इधर ले आइए. व्हाट इज T? राइज इन द टेम्परेचर. दोनों को डिफरेंशिएट कर दीजिए. डिफरेंशिएट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा du/dt. 3/2 R इज ए कांस्टेंट. T का डिफरेंशिएशन 1. तो ये क्या हो गया du/dt इज 3/2 R. ओके, ये रहा du/dt. हमने हीट के चैप्टर से क्या प्रूफ किया, du/dt क्या होता है Cv. काइनेटिक थ्योरी से क्या प्रूफ किया, du/dt इज 3/2 R. Therefore Cv is equal to 3/2 R. Yes, this is specific heat at constant volume in terms of R. इसको देखिए, समझिए. कोई डाउट है तो पूछिए. ओके, तो Cp की वैल्यू कितनी आई 5/2 R. Cv की वैल्यू 3/2 R. ये कौन सी गैस थी, इधर ध्यान दीजिए. दिस वॉज मोनोएटॉमिक. इफ इट इज ए डायएटॉमिक गैस तो बताइए Cv की वैल्यू कितनी होगी. नोट कर लीजिए. Cv is equal to 5/2. Cp is equal to 5/2 में प्लस. Cv is equal to 5 क्यों आएगा, क्योंकि उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 होती है इसलिए. और 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम की एनर्जी हाफ RT फॉर मॉलिक्यूल फॉर 1 मोल. सो Cv इज इक्वल टू 5/2 R. और Cp कितना हो जाएगा 5/2 प्लस 1 7/2 R. ये डायटोमिक के लिए हो गया. अच्छा, अब गामा की वैल्यू, गामा फॉर मोनोएटॉमिक, गामा किसके बराबर होता है Cp/Cv. Cp की वैल्यू कितनी है 5/2 R. Cv की वैल्यू कितनी है 3/2 R. इसको डिवाइड करिए, कितना आ जाएगा 5/3. 5/3 को डेसिमल में कन्वर्ट करिए 1.67. तो आप याद कर लेंगे गामा फॉर मोनोएटॉमिक गैसेस कितनी वैल्यू लेनी है 5/3, दैट इज 1.67. अब यहां आ जाइए, व्हाट शुड बी गामा फॉर डायएटॉमिक गैसेस. Cp/Cv. This is very important. Gamma for diatomic gases. इसकी वैल्यू आगे हमारे न्यूमेरिकल्स में भी बहुत काम में आएगी. तो याद रखिए, गामा फॉर डायटोमिक कितना लेना है 1.4. गामा फॉर मोनोएटॉमिक कितना लिया जाता है 1.67. Cv कितना लेना है 5/2 R. Cp is equal to 7/2 R.
अब इसमें जितनी डायटोमिक गैसेस हैं सबका CV 5/2R रहेगा। इसका मतलब सबका CV कैसा होता है? इक्वल। ठीक है, तो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ये जितनी डायटोमिक गैसेस हैं सबका मोलर स्पेसिफिक हीट ऑलमोस्ट एक ही रेंज की होती है। थोड़ी सी प्लस माइनस हो सकती है, अदरवाइज उनका रेंज एक ही होता है। एंड इट इज डिफरेंट फ्रॉम ट्राइएटॉमिक, इट इज डिफरेंट फ्रॉम मोनोएटॉमिक। तो मोनोएटॉमिक, डायटोमिक और ट्राइएटॉमिक तीनों का चार्ट आपकी बुक में दिया है। तीनों का आपको एक एक एग्जांपल याद रखना है। ठीक है, इसके बाद ट्राइएटॉमिक का मुझे बताइए। ट्राइएटॉमिक लीनियर, लीनियर में डिग्री ऑफ फ्रीडम बोलिए 7। CV की वैल्यू, CP की वैल्यू, गामा की वैल्यू 9/7। ये कौन सा बन गया? ट्राइएटॉमिक विच हैज लीनियर रिलेशन। एग्जाम्पल CO2। ट्राइएटॉमिक नॉन लीनियर, डिग्री ऑफ फ्रीडम 6। CV is equal to 6/2, that is 3R. CP is equal to 3 plus 1, 4R, and gamma is equal to CP upon CV, 4/3, that is 1.66. Sorry, 1.33, 1.66 उधर आया। 1.33. This is gamma for triatomic. ठीक है? So this is all about degrees of freedom, equal partition of energy. एक चीज नोट कर लीजिए, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड्स। Specific heat capacity of solid is solid. C is equal to 3R. C is equal to 3R. उसमें एक ही C होता है, CV और CP नहीं होते क्योंकि वो सॉलिड है। ठीक है, और सॉलिड्स में के जो एटम होते हैं वो ऑसिलेशन भी करते हैं, ऑसिलेशन करते हैं इसलिए उनकी एनर्जी डबल होती है। नोट कर लीजिए, द सॉलिड्स मॉलिक्यूल्स आर मोनोएटॉमिक, नंबर 1। सॉलिड्स मॉलिक्यूल्स आर मोनोएटॉमिक। तो मोनोएटॉमिक की एनर्जी कितनी होनी चाहिए? 3/2 kT, बट they are also doing oscillations. They are also doing oscillations. Therefore, their energy is double. Therefore, their energy is double. Hence, molecular specific heat C is equal to 3R. सॉलिड्स में CV CP नहीं होता, सिर्फ C होता है बस। C is equal to 3R.
3/2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, सो इट कम्स टू 3R। उसके बाद लिखिए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर। Water has 3 atoms. Water has 3 atoms. Therefore, its specific heat capacity is 3 into 3 RT. Is equal to 9 RT. 3 into 3 is equal to 9 RT. ये किसकी होती है? Water. Water is taken as solid for the calculation of C. एक छोटी सी डेफिनेशन लिख लीजिए लास्ट। मीन फ्री पाथ। हाँ, मीन फ्री पाथ नोट करिए। It is the length of path. It is the length of path between 2 successive collisions. Length of path between 2 successive collisions, and in this path, the molecule oblique atom travel in a straight line. Molecule oblique atom travel in straight line. This depends upon number of molecules per unit volume and diameter of the molecule and diameter of the molecule. It is given by the relation by relation 1 upon root 2. 1 upon root 2 and pi d square. This is length of mean free path. Length of mean free path. तो length of mean free path किस किस पर डिपेंड करता है? and number density, जितने ज्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे एक क्यूबिक मीटर में, जितने ज्यादा उतना फ्री पाथ छोटा होता जाएगा, जल्दी जल्दी टकराएगा। जितना साइज बड़ा होगा मॉलिक्यूल का उतनी जल्दी जल्दी टकराएगा, इसलिए मॉलिक्यूल का साइज भी कहाँ है? डिनोमिनेटर में। डी डायमीटर।
So this is concept of mean free path related to collision. Example, mean free path of water molecule at 373 Kelvin is calculated to be 4 into 10 to the power minus 7. 4 into 10 to the power minus 7 meter. इसकी हमको जरूरत क्यों पड़ती है? एक मॉलिक्यूल का साइज निकाला, मीन फ्री पाथ निकाला, तो हमको ये पता लगता है कि मॉलिक्यूल के साइज से मीन फ्री पाथ 100 गुना बड़ा है, यानी खाली जगह कितनी है 100, और उसके बाद एक जगह पर क्या आया है मॉलिक्यूल. सो मोस्ट ऑफ द गैस द वॉल्यूम इज एम्प्टी, सिर्फ बहुत थोड़ी सी जगह पर उसमें मॉलिक्यूल्स होते हैं. सो दिस वाज ऑल अबाउट काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस. Thank you.